हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6-12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं 5 चैप्टर का। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या, स्त्री और पुरुषों के अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों से 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों को केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। इसका आशय यह हुआ कि पुरुष और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोग का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों उन लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल हैं। ये वाला तालिका देख लिए, आगे पढ़ते हैं। संभवतः आपने ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों की स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती है, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिक मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसीलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। देखिए प्रतिशत दिया हुआ है, लड़के और लड़कियां, ये सभी लड़के हैं और अनु जनजाति वाले जाति के लड़के, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र में भी है, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आया है, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भाग से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषता इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती है। इसमें चेतना जागृति करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला झलकियां। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना में से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नव विवाहित युवतियों को उनके पतियों ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाओं ये सड़कें पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियां का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदलाया गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। अब एवरीवन सेकेंड पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल आपकी थर्ड पार्ट आ जाएगी इसकी, ओके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।